हेलो टू स्कूल ऑफ जीके। आज हम अपनी एमपीपीएससी 2025 की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए यूनिट नंबर फर्स्ट भारत का इतिहास का टॉपिक नंबर भारतवर्ष को पढ़ेंगे। ठीक है, तो पुराणों के अनुसार जम्बूद्वीप के अंतर्गत 9 खंडों में से एक, जो कि हिमालय के दक्षिण और गंगोत्री से लेकर कन्याकुमारी तक, सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र तक फैला था। मतलब जो जम्बूद्वीप था वो सप्त द्वीपों में से एक था। मतलब कि हमारा जो पूरा, अगर हम वर्ल्ड की बात करते हैं तो इस पूरे वर्ल्ड में 7 द्वीप थे। उन 7 जो द्वीप थे उसमें से एक जो था वो जम्बू द्वीप था। ठीक है, तो जम्बू द्वीप जो था वो बहुत बड़ा था, और वो जम्बू द्वीप जो था वो 9 खंडों में विभाजित था। मतलब 9 बड़ी बड़ी भूमियों में वो विभाजित था। ठीक है, जिसमें से एक जो था जो हिमालय के दक्षिण में था, जहाँ से गंगोत्री गंगा नदी भी निकलती थी, कन्याकुमारी तक। और अगर हम पूरब और पश्चिम की बात करें तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र तक वो फैला हुआ था। ठीक है, तो ये जो पूरा रीजन था उसको हमने क्या कहा, भारतवर्ष कहा। 9 खंडों में से, मतलब जम्बू द्वीप सबसे बड़ा द्वीप था। जम्बू द्वीप के अंदर जो 9 खंड थे, उन 9 खंडों में से एक जो था वो भारतवर्ष था। ठीक है, आप अभी इतना समझिए। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से रीजन्स आ जाते थे। ठीक है, तो जम्बू द्वीप जो था वो काफ़ी बड़ा था, जिसके अंदर पूरा एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता था। एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर जो मलेशिया, जावा द्वीप, मलेशिया, जावा, और ये जितनी भी सारे छोटे छोटे कॉन्टिनेंट्स थे वो सब जावा द्वीप के अंदर आते थे। और जावा द्वीप के अंदर जो थे वो नौ सब पार्ट्स थे, और उस 9 सब पार्ट्स में से एक जो था वो हमारा भारतवर्ष था। अब वो भारतवर्ष जो था वो कितना बड़ा था, तो उसमें जो था, मतलब उसका भी उन्होंने क्या है, एक स्पेसिफिक पूरा बता रखा है कि उसमें अफगानिस्तान आ जाता था, पाकिस्तान आ जाता था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और कन्याकुमारी। ये पूरा जो था उसको भारतवर्ष कहा जाता था। ठीक है, वर्ष का मतलब ही होता है खंड या भूमि। ठीक है, तो ये जो, इसीलिए हम कहते हैं कि अखंड भारत जो था वो भारतवर्ष था। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या क्या नाम दिया गया, तो हिमवृत प्रदेश भी कहा गया है। हिमवृत प्रदेश क्यों कहा गया, हिमालय की स्थिति, क्योंकि जो भी भारतवर्ष की जो स्थिति बताई जाती थी वो हिमालय को लेके बताई जाती थी कि हिमालय के जो दक्षिण में जो देश है वो भारतवर्ष है, इसलिए इसे हिमवत प्रदेश भी कहा जाता था। इसके बाद इसको अजान व अजनाब वर्ष भी कहा जाता था। अजनाब का मतलब होता है, उसका 3 अर्थ होता है, अज, नभ और वर्ष। ठीक है, अज का मतलब होता है ब्रह्मा, नभ का मतलब होता है नाभि, और वर्ष का मतलब तो आपको पता ही भूमि और खंड होता है। तो ऐसा कहा जाता था कि जो ब्रह्मा की नाभि से उत्पन्न हुआ है, तो उस वो जो देश है उस देश को क्या कहा गया, अजनाब वर्ष कहा गया। ठीक है, तो ये भी एक नाम इसका पढ़ने को मिलता है। इसके बाद जम्बूद्वीप तो मैंने बताया था, जम्बूद्वीप जो था सबसे बड़ा जो था वो 7 द्वीप में से सबसे बड़ा द्वीप जो था वो जम्बूद्वीप था। जम्बूद्वीप के अंदर मतलब बहुत सारे पूरा एशिया कॉन्टिनेंट आ जाता था। बाली द्वीप, जावा, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब आ जाता था। और जम्बूद्वीप को जम्बूद्वीप इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पर आसपास जो थे वो जामुन के वृक्ष बहुत ज़्यादा थे, और जो जामुन के वृक्ष के आसपास जो लोग बसे उसे जम्बूद्वीप कहा गया। ठीक है, तो अब ये जो भारतवर्ष है इसका सर्वप्रथम उल्लेख हमें कलिंग राजा खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, उसमें भारतवर्ष का उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है, इसके बाद में सम्राट अशोक के सहस्त्रराम लघु शिलालेख में भारत के लिए ब्राह्मी लिपि में जम्बू द्वीप दीपासी नाम आया है। ठीक है, ये नाम कहाँ पर मिलता है हमें, सम्राट अशोक के सहस्त्रराम लघु शिलालेख, एक छोटा शिलालेख है। ठीक है, जिसमें हमें, अब ये शिलालेख कब का होगा, जब सम्राट अशोक होंगे, तो सम्राट अशोक जो है वो लगभग 250 ईसा पूर्व के आसपास, जितना भी वो टाइम था उसके बीच में, तो वहाँ पर हमें ये शिलालेख में ये जम्बू द्वीपासी नाम मिलता है। तो आप ये भी याद रखेंगे। इसके बाद जो हमारे वेद है और पुराण है उसमें भी हमें भारत के अलग अलग नाम मिलते हैं। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो हिमालय को सिंधु नदी को जो पार करके आर्य जो थे वो सबसे पहले पंजाब वाले रीजन में आए थे। तो उन्होंने वहाँ पर 7 नदियों को देखा था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर उसका नाम सप्त सिंधु प्रदेश रखा। ठीक है, तो वो मेनली उसी रीजन्स में बसे हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर उनको क्या कहा गया,
उन्होंने उसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। आर्यों द्वारा सबसे पहले नाम क्या दिया गया? सप्त सिंधु प्रदेश किया गया। सप्त सिंधु मतलब क्योंकि वहाँ पर 7 नदियों का देश कहा गया, इसलिए इसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। ठीक है। इसके बाद में विष्णु पुराण में एक वर्ड मिलता है संतति। संतति का मतलब होता है संतान। तो भारत की संतान जिसे भारती कहा गया, तो भारत संतति जो वर्ड मिलता है वो कहाँ मिलता है? विष्णु पुराण में मिलता है, जिसका मतलब होता है भारत की संतान। ठीक है। अब मैत्रेय पुराणों में कहा गया कि भारतवर्ष वो है जो मनु द्वारा शासित भूमि है, उसी को भारतवर्ष कहा गया। जो मनु जो थे वो जो मनु जो थे वो प्रथम पुरुष थे, जिसके द्वारा इस पूरे ब्रह्म संसार की रचना हुई है, जिसमें सृष्टि का निर्माण जो था वो प्रथम पुरुष मनु कहा गया, जिसे स्वयंभू मनु भी कहा गया। ठीक है। उनके बताए जाते हैं कि उनके 2 पुत्र थे। ठीक है। 2 पुत्र, वैसे तो उनकी 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे, जिसमें 2 पुत्र जो थे वो प्रियव्रत और उत्तानपाद थे। अब प्रियव्रत के भी का जो पुत्र था वो था आग्नेत्र। आग्नेत्र का जो पुत्र था वो था नाभिराज, और नाभिराज का जो पुत्र था वो था ऋषभदेव, और ऋषभदेव का जो पुत्र था भरत। भरत जो था वो किसका पुत्र था? नाभिराज का। नाभिराज के ऋषभदेव का पुत्र जो था वो भरत था। ठीक है। तो उसके भी नाम पर भरत जो था बहुत प्रतापी राजा था, जिसने भारत को क्या हुआ, एक खंड में जोड़ के रखा था, इसीलिए उसको बहुत प्रतापी राजा भी कहा जाता था। तो उसके नाम पर भी भारत को भारतवर्ष कहा जाता था, भारत की भूमि भी कहा जाता था। ठीक है। अब भारत वर्ष को जो था वो 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया। ठीक है। 5 क्षेत्र जो भी अपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम होते हैं उसमें, तो उसमें क्या क्या नाम मिलते हैं। ठीक है। तो उत्तर को क्या कहा गया है? उदिच्य। उदिच्य जो कहा गया है उत्तर को कहा गया है। जो दक्षिण है, दक्षिण को कहा गया है दक्षिणापथ। दक्षिणापथ तो कई बार हमें अपनी एमपीपीएससी की बुक्स में भी पढ़ने को मिल जाता है। ठीक है। ईस्ट को क्या कहा गया है? प्राच्य और प्राची। प्राची भी कहा गया है और कहीं पे प्राची भी कहा गया है। ठीक है। और पश्चिम को बोला गया है प्रतीच्य। पश्चिम को प्रतीच्य। और जो बीच वाला सेंटर वाला जो पार्ट था उसको बोला गया है मध्यम देशा। मध्यम देशा या मध्य बोला गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 5 क्षेत्रों में नॉर्थ को क्या कहा गया है, साउथ को क्या कहा गया है। ठीक है। तो ये भी ऑप्शंस हो सकते हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखा जाए। इसके बाद आर्यव्रत। आर्यव्रत मतलब हिमालय से विंध्याचल के भाग को आर्यव्रत कहा गया। हिमालय से विंध्याचल के भाग को आर्यव्रत कहा गया। ठीक है। और शेखर की जो काव्य मीमांसा थी उसमें उन्होंने नर्मदा का उत्तरी भाग को आर्यव्रत कहा गया। आर्यव्रत कहा गया। ठीक है। नर्मदा का उत्तरी भाग मतलब वही वाला रीजन जिसमें आर्य आए थे, उसी वाले रीजन को कहीं ना कहीं आर्यव्रत से ऐसे कहा गया था। ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें आर्यों के आने के बाद ही आया होगा ये नाम। ओके। इसके बाद में ब्रह्मव्रत का जो सरस्वती और दृष्टि नदियों के मध्य के भूभाग को ब्रह्मव्रत कहा गया। ठीक है। इसके बाद में हिब्रू भाषा में भारत का नाम होंडू मिलता है। ठीक है। होंडू मिलता है, सॉरी, हिब्रू भाषा में। ठीक है। जो यहूदीस थे और जो यूनानीस थे उनकी बाइबल में जो हमारे भारत का जो नाम हिब्रू भाषा में मिलता है वो होंडू मिलता है। ठीक है। इसके बाद में तियानजू जो है वो चीन के लोगों द्वारा भारत का नाम दिया जाता था। ठीक है। इसके बाद में तेनजिकू नाम पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जापानीज वर्ड है, तो जापानियों द्वारा जो था वो तेनजिकू नाम दिया गया। फिर इसके बाद में हिंदुस्तान जो है वो एक फारसी वर्ड है। ठीक है। तो इसका मतलब होता था हिंदुओं की भूमि। जो तान का मतलब होता है, तान का मतलब देश होता है, तो जहाँ पर हिंदुओं का जो देश था या हिंदुओं की जो भूमि थी उसको हिंदुस्तान फारसियों के द्वारा कहा गया। फारसी और ईरानी एक ही है। ठीक है। इसके बाद में ब्रिटिश शासकों द्वारा जो उनके दस्तावेज थे वहाँ पर भारत, हिंदुस्तान और को छोड़कर इंडिया वर्ड का प्रयोग ज़्यादा किया गया है। तो ब्रिटिश शासकों के द्वारा ये इंडिया वर्ड प्राप्त होता है। इसके बाद अल हिंद जो था वो अरेबियों द्वारा, अरब वासियों ने भी अपने भारत पर आक्रमण किया था, तो उनकी भी जो बुक्स है उसमें हमें जो नाम मिलता है वो अल हिंद नाम मिलता है। ठीक है। इसके बाद में यूनानी और ईरानियों के द्वारा हिंद और इंडो मिलता है। यूनानी और ईरानियों, चूँकि वो ई वर्ड को ह वर्ड पढ़ते थे, तो उनके द्वारा ह को ई
ई से इंडस, इंडस करके हिंद वर्ड मिलता है। इंडिया, इंडिया जो है यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने इंडस नदी के कारण, इंडस नदी मतलब कि सिंधु नदी, सिंधु नदी के कारण इसका नाम इंडिया, इंडिया मिलता है। ठीक है। इसके बाद में जो ईरानी अभिलेख है, ईरानी अभिलेख जो कि नक्श ए रुस्तम कहा जाता है। नक्श ए रुस्तम जो डेरियस प्रथम का उल्लेख, जो डेरियस प्रथम का एक ईरानी अभिलेख है जिसमें उसके आक्रमण की जानकारी प्राप्त होती है, उसमें भी हमें अपने भारत का जो नाम है वो इंडिया मिलता है। ये जो नक्श ए रुस्तम अभिलेख है ये शाहपुर में है, वर्तमान स्थिति इसकी शाहपुर है। ईरानी, पहलवी और यूनानी 3 भाषाओं में ये जो है अभिलेख हमें प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार ये टॉपिक्स में जितनी भी चीज़ें हैं मैंने अपने अपने से कवर करवाई हैं। तो आप, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ताकि मैं और आगे ऐसे ही वीडियोज़ ला सकूं। और थैंक यू सो मच सर।